दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप मेरी इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, दुबई, लंदन या कहीं और से? कृपया अपना नाम और जगह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। सुमन की जेठानी अपने मायके चली गई तो उसके जेठ की देखभाल उसके ऊपर छोड़ गए। सुमन जब अपने जेठ के साथ रात में अकेली थी घर में, तो सुमन की उम्र 23 साल है और फिगर बहुत अच्छा पर बहुत खूबसूरत है उसकी। अभी कोई बच्चे नहीं हैं और उसका पति दूसरे शहर में नौकरी करता है। सैलरी बहुत अच्छी ना होने की वजह से वे सुमन को साथ लेकर नहीं गया, क्योंकि वे वहां लड़कों के साथ शेयर करके रहता है। वैसे तो सुमन दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती थी, लेकिन फिर भी अपने आप को संवारने पर बहुत ध्यान देती थी। वे अपने जेठ जी राजेश और उसकी पत्नी रीता के साथ लखनऊ में ही रहती थी। सुमन के पति को छुट्टियां कम मिलती थीं, प्राइवेट नौकरी करता था उसका पति और दिल्ली में ही रहता था, इसीलिए वे घर कम आ पाता था, लेकिन फोन पर घंटा घंटा भर बात करता था। दिन का समय तो सुमन अपनी जेठानी रीता और पूरे घर के कामों में बिता लेती थी, लेकिन रात होते ही उसे नींद नहीं आती थी। पति बाहर नौकरी करता था, महीनों घर नहीं आता, और उसी कमी ने उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जगा रखी थी। अक्सर रात को जेठ जी के कमरे से कुछ अनजाने से स्वर सुनाई देते थे, जो सुमन के मन में और भी सवाल भर देते थे। कभी कभी तो उसे लगता कि काश उसका पति उसे भी अपने साथ ले जाता, तो ये खाली रातें यूं उसे ना कचोटती। एक शाम उसकी कमर में तेज दर्द हो गया। दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिला। ये लेकर जेठ जी, जो उम्र में 38-40 साल के थे, बोले, सुमन, चाहो तो मैं मालिश कर दूं, दर्द जल्दी उतर जाएगा। सुमन झिझक तो रही थी, पर दर्द इतना था कि मना भी नहीं कर पाई। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने हामी भर दी। जेठ जी ने तेल गर्म किया और उसकी कमर में धीरे धीरे मालिश करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे हाथों का दबाव बढ़ता गया, सुमन को राहत मिलने लगी, और उसी राहत के साथ दिल की दबाई हुई आग भी जैसे सिर उठाने लगी। एक पल के लिए उसे लगा कि वो बहुत आगे बढ़ रही है। उसने खुद को समझाया, नहीं सुमन, तुम शादीशुदा हो और ये ठीक नहीं है। उस रात उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन मन में जो तूफान उठा था वो आसानी से थमने वाला नहीं था। एक दिन अचानक उसके जेठ की पत्नी को मायके जाना पड़ा, क्योंकि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके साथ उसका बेटा रोहन भी जा रहा था। उनकी नानी उसे देखना चाहती थी। रीता ने सुमन से कहा, मैं तेरे जेठ जी को फोन पर सब कुछ बता दूंगी, तू बस घर का ख्याल रखना और उनको खाना खिला देना रात में। ये कहकर बस में निकल गई। रात को उसके जेठ जी जब घर आए तो सुमन कुछ काम कर रही थी। उसके जेठ ने उसे नोटिस नहीं किया और सीधे रूम में नहाने चले गए। कुछ देर के बाद जेठ जी की आवाज आई, रीता, जरा तौलिया देना। तब सुमन समझ गई कि जेठ जी को शायद पता नहीं चला कि उनकी पत्नी मायके गई हुई है, तो वे खुद फटाफट उनका तौलिया लेकर पहुंच गईं। और उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, जेठ जी ने अचानक उसे अपनी बीवी समझकर वॉशरूम के अंदर खींच लिया। उसके ऊपर शावर से पानी गिर रहा था। सुमन अपने जेठ जी से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे शावर के पानी से पूरी तरह से गीली हो गईं। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसके जेठ ने जैसे ही सुमन की आवाज सुनी, तुरंत उसे अपनी तरफ घुमाया और उसका चेहरा देखकर हड़बड़ा गए। सुमन भागकर बाहर आ गई। बाहर आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने कपड़े चेंज किए और उसके जेठ जी नहाकर बाहर आए और डाइनिंग टेबल के पास रीता रीता चिल्लाने लगे। सुमन को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन उनकी आवाज सुनकर सुमन उनके पास गई और वे झुकी नजरों से बोली, दीदी अपने मायके गई हुई हैं, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूं। उसके जेठ जी बोले, अरे हाँ, उसने फोन किया था, लेकिन मैं बिजी था, इसीलिए कॉल नहीं उठा पाया। जेठ जी कुर्सी पर बैठ गए और सुमन ने खाना खिला दिया। उसकी नजर उठ ही नहीं रही थी उनके सामने। तभी उसके जेठ जी ने पूछा, खाना खाया? वे बोली, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। जेठ जी ने सुमन का हाथ पकड़ा और बोले, सॉरी, मैंने तुम्हें रीता समझ लिया था।
सुमन ने कहा, कोई बात नहीं जेठ जी, मैं समझ चुकी हूं कि वे सब गलती से हुआ था। और वे बोले, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो साथ में ही बैठकर खाना खाओ ना। सुमन ने कहा, ठीक है। फिर उन दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया और बहुत सारी इधर उधर की बातें भी करीं। फिर सुमन बर्तनों को समेटने लगी। उसके जेठ जी बोले, रहने दो, सुबह कर लेना ये सब, अभी जाके सो जाओ। सुमन बोली, सुबह भी तो मुझे ही करना है, तो मैं अभी ही क्यों ना कर लूं? ये बोलकर वे काम करने लगी तो उसके जेठ जी उसके साथ बर्तन साफ करने लगे। वे बोली, आप रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। तो उन्होंने कहा, कैसे रहने दूं? तुम इतना काम करती हो, मैं तुम्हारी हेल्प भी ना करूं? वे उसके साथ में बर्तन धोने लग गए। सुमन ने एक बार फिर कहा, आप रहने दीजिए ना। वे उसकी बात सुनकर बोले, करवाने दो साथ में काम, इसी बहाने तुमसे थोड़ी बात भी हो जाएगी। फिर सारा काम खत्म करके उन लोगों ने कुछ देर बातें करीं और फिर सुमन बोली, चलो अब चलते हैं, रात बहुत हो गई है। सुमन का मन तो नहीं कर रहा था जाने का। जेठ जी को देखकर उसके दिल में कुछ कुछ हो रहा था। वे अनमने मन से अपने कमरे में जाने लगी और उसके जेठ जी भी उसे गुड नाइट कहकर चले गए। सुबह सुमन अपने जेठ जी के उठने से पहले ही सारा काम खत्म करके नाश्ता बनाने लग गई। तब तक जेठ जी बाहर आए और बोले, अरे इतनी जल्दी ये सब करने की क्या जरूरत थी? सुमन बोली, आपको ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए इसीलिए। जेठ ने कहा, आज ऑफिस नहीं है, मैं तुम्हें रात में ही बताने वाला था, लेकिन तुम्हें नींद आ रही थी और मैं बताना भूल गया। सुमन बोली, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, फिर नाश्ता लगाती हूं। सुमन के जेठ जी नहा कर आए और फिर दोनों ने साथ में मिलकर नाश्ता किया। फिर उसके जेठ जी ने कहा, तुम बहुत दिनों से बाहर नहीं गई हो और भाई भी नहीं है, तो सोच रहा हूं तुम्हें कहीं घुमा लाऊं, अगर तुम्हें मेरे साथ बाहर घूमने से कोई दिक्कत ना हो तो। सुमन ने कहा, अच्छा जेठ जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर दीदी को पता चला तो? जेठ जी बोले, तुम टेंशन क्यों लेती हो, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पर? इसके बाद जेठ जी उसे बाहर घुमाने ले गए और मूवी भी दिखाई और फिर रेस्टोरेंट में भी खाना खिलाया और बहुत सारी शॉपिंग करवाई। शाम हो गई तो उसके जेठ जी ने रात के खाने के लिए बाहर से ही बहुत कुछ ले लिया और वे घर के लिए निकल लिए। तभी सुमन के पास उसके पति का फोन आया। सुमन ने फोन उठाया और अपने पति से बात करना शुरू किया। तभी उसके जेठ ने ऑटो में बैठने के लिए आवाज लगाई। सुमन ने अपने पति से कहा कि मैं अभी हूं, आपसे थोड़ी देर में बात करती हूं, और उसकी बात बिना सुने फोन कट कर दिया। सुमन ने ऐसा पहली बार किया था, इसीलिए उसके पति को बहुत अजीब लगा और उसे फोन पर की आदमी की आवाज भी सुनाई दी। वे सोचने लगा कि आखिर सुमन किसके साथ है। फिर उसने सोचा, ज्यादा ना सोचूं, फोन करे भी तब पूछ लूंगा कि कहां थी और किसके साथ थी। फिर रात को सुमन ने अपने जेठ के साथ मिलकर खाना खाया। वे अपने जेठ के साथ काफी घुल मिल गई थी। सुमन जब खाना खाकर अपने कमरे में जाने लगी तो उसने अपने जेठ जी से बोला, आपने अपने छोटे भाई की कमी आज पूरी कर दी, आप बहुत अच्छे हैं। वे बोले, मैं वे कमी कैसे पूरी कर सकता हूं, वे मेरे बस में नहीं है। सुमन शर्मा गई और बोली, आप तो उनके भाई हैं, जितना हक उनका है उतना ही आपका भी है, और मुस्कुराने लगी। सुमन की शरारत भरी मुस्कान देखकर उसके जेठ को सब समझ आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसके जेठ बोले, चलो बहुत रात हो गई है। सुमन उठकर अपने कमरे में चली गई। सुमन को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने जेठ जी से साफ साफ कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी इच्छा नहीं समझी। उस रात तो सुमन सो गई। सुबह सुमन के पति का फोन आया। जब उसने सुमन से पूछा कि कल तुम कहाँ थीं, गाड़ियों की आवाज आ रही थी, तो उसने बताया कि वे बाजार गई हुई थीं। तो उसके पति ने पूछा, किसके साथ गई थी? वे बोली, क्या मतलब? तो उसके पति ने कहा कि तुम्हें जब मैंने फोन किया था तो किसी आदमी की आवाज आ रही थी, जिसके बुलाने पर तुमने फोन कट कर दिया। सुमन बोली, दरअसल मेरे साथ में जेठ जी थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसका पति बोला, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम बाजार गई थी। तो वे सकपका गईं और बोली कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ऐसा कह दिया था। दरअसल मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो जेठ जी मुझे दिखाने ले गए थे। तो उसके पति ने कहा कि क्या हो गया था तुमको? तो उसने बताया कि उसे बुखार आ रहा था।
तो उसके पति ने उसे कहा कि ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो और दवाई टाइम पर ले लेना। कोई दिक्कत हो तो भैया को बता देना, वे फिर से तुम्हें डॉक्टर को दिखाएंगे। सुमन के जेठ जी अपने ऑफिस चले गए और सुमन का घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। उसके अरमान बार बार मचल रहे थे। सुमन ने अपने जेठ को फोन लगाया। उसके जेठ ने कहा, क्या हुआ सुमन, क्या बात है? तो सुमन बोली कि कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी। जब से आपके साथ वक्त बिताया है बहुत अच्छा लगा। सुमन के फोन पर तभी उसके पति का फिर से फोन आने लगा है। सुमन फोन नहीं उठाती और अपनी जेठ जी से बातें करने में लगी रहती है। इधर उसका पति परेशान हो रहा होता है। पिछले 1 घंटे से वे फोन लगा रहा था, लेकिन सुमन का फोन बिजी ही जा रहा था। इससे पहले कभी सुमन का फोन इतना बिजी नहीं जाता था, और जाता भी था तो थोड़ी देर में वे कॉल बैक जरूर करती थी। पर आज पूरा दिन निकल गया। सुमन का पति उसके फोन का इंतजार करता रहा, पर फोन नहीं आया। सुमन का जेठ आज जल्दी घर आ जाता है। सुमन उन्हें देखकर खुश हो जाती है। सुमन नजरी झुकाकर खड़ी होती है। उसके जेठ कहते हैं, सुमन देखो, मैं तुम्हारे लिए कोन वाली आइसक्रीम लाया हूं। वे सुमन की तरफ आइसक्रीम का कोन बढ़ा देते हैं। सुमन देखती है कि वे सिर्फ एक ही कोन है। वे कहती है, जेठ जी ये क्या, ये तो सिर्फ एक ही कोन है, आप अपने लिए आइसक्रीम नहीं लाए? तो उसका जेठ मुस्कुराता है और बोलता है कि हम दोनों एक में ही खा लेंगे, अब अलग अलग की क्या जरूरत है। सुमन आइसक्रीम को फ्रिज में डाल देती है। उसका जेठ नहाने चला जाता है। फ्रेश होकर जब उसका जेठ बाहर आता है तो वे सुमन को आवाज लगाता है। सुमन उसके लिए खाना लगा देती है। दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद सुमन आइसक्रीम लेकर आती है और वे अपने हाथों से अपने जेठ को आइसक्रीम खिलाती है और दोनों मिलकर उस आइसक्रीम को खाते हैं। उसका जेठ उससे कहता है कि अब तो तुम्हें बोरिंग नहीं लग रहा है ना? मेरे भाई की क्या अभी भी तुम्हें बहुत याद आती है? तो सुमन कहती है कि नहीं, अब तो मुझे उनकी बिल्कुल भी याद नहीं आती है। आज तो मैंने उनसे फोन पर ज्यादा बात भी नहीं की। तो सुमन के जेठ जी उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं कि वैसे अगर तुम चाहो तो मैं अपने भाई की सारी कमी पूरी कर सकता हूं। सुमन ये सुनकर पानी पानी हो गई, क्योंकि सुमन अपने जेठ का इशारा समझ गई थी। वे अब कंफ्यूज थी कि अपने रूम में जाए या जेठ जी के। उसका जेठ भी समझ चुका था कि सुमन उससे क्या चाहती है। उसके बाद सुमन की जेठ उसे बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं। सुमन बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि बहुत दिन से उसकी इच्छा थी कि उसे ये मजा मिल सके जो कि पति के दूर रहने की वजह से उसको बहुत दिन से नहीं मिला था। जेठ बोले कि सुमन, आज तुम्हारे पति की सारी कमी पूरी हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने सुमन को अपने बेड पर लेटा दिया और दोनों लोगों ने मिलकर जवानी का खेल खेलना शुरू कर दिया। जवानी का खेल अपने चरम पर था। कमरे के बाहर तक सुमन की आवाजें जोर जोर से आ रही थीं। तभी किसी ने दरवाजा खोला और लाइट जला दी। सुमन और उसके जेठ तो पूरी मस्ती में थे, इसीलिए उन्हें होश ही नहीं था कि कब दरवाजा खुला, कब लाइट जली। जब उन्हें होश आया तो दरवाजे पर जैसे ही उनकी नजर पड़ी, उन दोनों के तो तोते ही उड़ गए। अब उन्हें काटो तो जैसे खून ही ना। सामने जो खड़ा था वे कोई और नहीं बल्कि सुमन का पति था। उसको देखते ही सुमन अपने आप को चादर से ढकने लगी और उसके जेठ जी ने भागकर अपने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। सुमन का पति बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं। उसने अपने भाई को जोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि भैया, आप अपने ही भाई को धोखा दे रहे थे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरी बीवी के साथ ऐसा करेंगे। सुमन अपने पति को देखकर रोने लगती है और कहने लगती है कि देखो, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। तुम्हारे भाई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। जैसे ही ये बात सुमन का जेठ सुनता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वे कहता है, सुमन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम तो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी और तुम खुद चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूं। सुमन इन सब बातों को इनकार करने लगती है और रोने लगती है। सुमन का पति उसके पास जाता है और सुमन उसे देखकर और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद ही एक जोरदार तमाचा सुमन के गाल पर लगता है और ये देखकर सुमन चौंक जाती है। उसका पति कहता है कि क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूं कि तुम कुछ भी कहोगी और मैं समझ नहीं पाऊंगा?
मैंने तुम्हारी और भैया की बातें सुनी हैं। शायद तुम्हें ये याद नहीं होगा, इस घर की दूसरी चाबी मेरे पास रहती है, क्योंकि मैं जब भी आता हूं देर रात ही आता हूं तो घर में कोई परेशान ना हो, इस वजह से मैं एक चाबी अपने साथ लेकर जाता हूं। और आज जब तुमने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी और तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। पहले फोन बिजी जा रहा था, फिर फोन स्विच ऑफ हो गया, तो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होने लगी। इसीलिए मैंने इमरजेंसी में छुट्टी ली और मैं तुरंत दिल्ली से लखनऊ के लिए निकल गया। यहां आते आते मुझे रात हो गई और मैंने दूसरी चाबी से घर का दरवाजा खोला और अपने कमरे में गया। वहां देखा तो तुम थी नहीं। मुझे लगा कि तुम किचन में होगी। मैं किचन में गया और तुम वहां भी नहीं थी। फिर भैया के कमरे से आवाजें आ रही थी, जबकि मुझे तुम नहीं बताया था कि भाभी अपने मायके गई हुई हैं। मुझे पहले लगा कि शायद तुम हो क्या अंदर, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी कहीं गई हो और भैया किसी लड़की को लेकर आए हो। ये सोचकर मुझे भाभी के लिए बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि मैं भैया को रंगे हाथों पकड़ लूंगा और उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाऊंगा। लेकिन यहाँ तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की। तुम लोग तो इतना ज़्यादा खोए हुए थे कि मैं 5 मिनट से यहाँ खड़ा तुम्हारा गंदा खेल देख रहा था और तुम्हें एहसास भी नहीं हो रहा था। और उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये आदमी तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है। सुमन का पति अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, ये आदमी, क्योंकि आप आज से भाई कहलाने लायक नहीं हैं। उसके बाद सुमन का पति उस घर से निकल जाता है। सुबह सुमन की जेठानी वापस लौट आती है। उसके साथ सुमन का पति भी होता है। सुमन के जेठ और सुमन ये देखकर चौंक जाते हैं। सुमन के पति ने अपनी भाभी को सब कुछ बता दिया होता है। सुमन की जेठानी बुरी तरह से रो रही होती है और अपने पति को मार रही होती है। वे कहती है कि आखिर मेरे प्यार में क्या कमी थी जो कुछ दिन मैं यहाँ से गई तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत पड़ गई, और वो भी अपने ही भाई की बीवी के साथ। क्या तुमने एक बार भी अपने बेटे के बारे में सोचा कि उसे पता चलेगा कि उसका बाप अपने ही भाई की बीवी के साथ ये सब कर रहा है तो उसे कैसा लगेगा? तुम लोगों ने अपने कुछ देर के मजे के लिए हमारी जिंदगियां खराब कर दी, हमारे विश्वास को तोड़ दिया। सुमन की जेठानी अपना सामान पैक करने लगती है। यह देखकर सुमन के जेठ उसे रोकने लगते हैं, समझाने लगते हैं, कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, आज के बाद यह गलती कभी नहीं होगी। लेकिन सुमन की जेठानी साफ शब्दों में कह देती है कि यह गलती नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है और इसकी कोई भी माफी नहीं होती है। अब तुम आजाद हो, जो चाहे सो करो, और मैं तुम्हें बहुत जल्द तलाक के कागज भेज दूंगी, और मैं अपने बेटे को भी तुम्हारे साए से दूर रखूंगी, क्योंकि तुम्हारी परछाई उस पर पड़ गई तो वह भी तुम्हारे जैसा ही धोखेबाज ना हो जाए। सुमन का पति भी सुमन को छोड़ देता है और उससे तलाक दे देता है। अब सुमन कहीं की नहीं रह गई होती है, क्योंकि उसने अपने जेठ को इन सब में फंसाने की कोशिश की होती है और इन सब किए का इल्जाम उसके सर पर डालने की कोशिश की होती है। इसीलिए अब वे अपने जेठ के पास भी नहीं जा सकती थी। सुमन के जेठ और सुमन बुरी तरह से रो रहे होते हैं और सुमन का पति अपनी भाभी को लेकर उस घर से चला जाता है। सुमन की जेठानी अपने मायके चली जाती है और सुमन का पति दिल्ली वापस चला जाता है। कुछ दिनों बाद सुमन के पास तलाक के कागज आ जाते हैं और सुमन का उसके पति के साथ तलाक हो जाता है और अब सुमन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। वे अपने मायके में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसके मायके में ज्यादा पैसे नहीं थे तो उसके घर वाले उसे खूब ताने मारते और सारा काम भी उसे ही करना पड़ता, और सुमन के जेठ का भी हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया था। आज इस घटना को 2 साल हो गए। सुमन के जेठ ने अपने बेटे की 2 साल से शक्ल नहीं देखी थी। वे उस घर में अब अकेला रहता था। दोस्तों, रिश्ते विश्वास की नाजुक डोर से बंधे होते हैं। चंद पलों के मजे के लिए जब रिश्तों को धोखा दिया जाता है तो उनके नतीजे कुछ इस तरह से होते हैं। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनकी इज्जत करें, उनके प्यार की इज्जत करें। प्यार करने वाले जीवन साथी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर आपको ऐसा कोई मिलता है तो उसके साथ धोखा ना करें, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और हमारी चैनल स्वर वाणी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।